नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाई दूज के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, भाई दूज के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। भाई बहन के प्यार के प्रतीक पर्व भाई दूज आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए टीका समारोह करके उनके लंबे और सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते हुए लिखा है, समस्त देशवासियों को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाई बहन के स्नेह को दुनिया के सभी बंधन से बढ़कर बताया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है, भाई बहन का स्नेह दुनिया के किसी भी बंधन से बढ़कर होता है। आज भाई दूज पर प्रार्थना की है, आने वाला साल आप सभी के लिए शुभ हो। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं उन्होंने बताया है कि कोविड संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्य समिति के 124 सदस्य उपस्थित रहेंगे और इनमें प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में पार्टी के नेता, पीयूष गोयल व कार्य समिति के अन्य सदस्य शामिल होंगे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी है। यह बैठक कोरोना के चलते करीब 1.5 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में हाल ही में कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को लगे आघात को देखते हुए 5 राज्यों के आगामी उपचुनाव के लिए नई रणनीति पर विचार होने की संभावना है। बैठक के एजेंडे में आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य सामयिक मुद्दों पर चर्चा शामिल है। 2022 में कुल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल के अंत में होंगे। पंजाब को छोड़कर इन सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई है, जिसमें 11 कोरोना रोगियों की मौत हो गई है। यहां कोरोना रोगियों का इलाज चल रहा था। आग में झुलसे लोगों को पास के एक अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के तुरंत बाद अस्पताल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में जिला सिविल अस्पताल के आईसीयू में शनिवार को भीषण आग लगने से कम 11 कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। वहीं अहमदनगर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुए लोगों की मृत्यु से दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना, घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों।
इस बीच देश के गृह मंत्री ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर शोक संतप्त परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी घटना की जांच का आदेश दिया है। महाराष्ट्र ने नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना की विस्तृत जांच कर दोषियों की कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत देखना दुखद है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में मदद करने की आग्रह भी किया है। उन्होंने आग में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट की है। उत्तर प्रदेश के आगरा के फिजा में जहर घुल गया है। शनिवार सुबह से ही आसमान पर धुंध की मोटी परत छाई है। ताजमहल पर धुंध के बादलों में समा गया है। इधर नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी शून्य रही। आलम यह रहा कि राहगीरों की आंखों में जलन और बीमारों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिकों का कहना रहा कि वायु में घुलता जहर दमा और हृदय रोगियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। पराली न जलाने की सभी अपीलों के बावजूद पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। पंजाब में 24 अक्टूबर को जहां पराली जलाने के मामले शून्य थे, वहीं 29 अक्टूबर को 1353 मामले सामने आए हैं। गुरुवार को भी अमृतसर में कई जगह पराली जलाई गई है। पंजाब में 31 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 2895 स्थानों पर और 1 नवंबर को 1796 जगहों पर पराली जलाई गई। सबसे ज्यादा तरनतारन, अमृतसर और फिरोजपुर में पराली जलाई जा रही है। हालांकि पंजाब में पराली जलाने के रकबे में पिछले साल के मुकाबले 25% तक की कमी आई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस साल मामले ज्यादा हैं। विशेषज्ञों ने दीपावली में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी की चेतावनी दी थी और इसके बाद सरकार ने जिलों में गश्त बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया था। इस साल पंजाब में कुल 30.66 लाख हेक्टेयर में धान की पैदावार हो रही है। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को सुबह नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके दावा किया है कि आर्यन खान को समीर दाऊद वानखेड़े ने किडनैप किया था और उनसे फिरौती मांगी थी। इस मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी करेगी। नवाब मलिक ने कहा, मैंने एसआईटी गठित करने की मांग की थी, लेकिन अब 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई हैं। एक टीम केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है, जबकि दूसरी राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई है। अब देखना यह होगा कि कौन सबसे पहले इस पूरे मामले को तह तक जाकर असलियत जनता के सामने लाती है। मुंबई ड्रग्स केस में लगातार ट्विस्ट सामने आ रहा है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच से हटाए जाने के बाद एनसीबी की एसआईटी अब आर्यन ड्रग्स केस और अन्य 5 मामलों की जांच करेगी। इस काम के लिए एसआईटी की टीम मुंबई अपने सीनियर अधिकारियों की अगुवाई में मुंबई पहुंच गई है। एनसीबी के अधिकारियों की टीम एयर इंडिया के फ्लाइट से सुबह मुंबई पहुंची है। एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद सभी अधिकारी मुंबई एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। मुंबई ड्रग्स पार्टी मामले में समीर वानखेड़े को कुछ केस से हटाने के बाद अब आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच एसआईटी की टीम करेगी। अब आगे की जांच का मोर्चा एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह ने उठाया है और जो अपनी काबिल टीम के साथ मुंबई पहुंचे हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले से हटाए जाने की खबर सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि मैं एनसीबी के मुंबई यूनिट का जोनल डायरेक्टर हूं और रहूंगा। मुझे इस पद से नहीं हटाया गया है। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्होंने अनुरोध किया था कि आर्यन खान मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाए।
समीर वानखेड़े ने कहा कि अदालत में यह मेरी रिट याचिका थी कि मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाए, इसलिए आर्यन खान मामले और समीर खान मामले की जांच दिल्ली एनसीबी द्वारा की जा रही है। यह दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच समन्वय है। समीर वानखेड़े ने कहा कि वह अपने ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन पर काम करना जारी रखेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में थे। आज उनकी ईडी कस्टडी खत्म हो रही थी और इसलिए ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने अनिल देशमुख की कस्टडी को और 13 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश करने से पहले अनिल देशमुख को मुंबई के जेजे अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। दोपहर लगभग 12:30 बजे अनिल देशमुख से संबंधित केस की सुनवाई शुरू हुई। अनिल देशमुख सोमवार को ईडी के कार्यालय में हाजिर हुए थे। ईडी ने 12 घंटे के पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार दिन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते दिनों गिरे मल्टी लेवल पार्किंग और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे जीका वायरस के मामलों को लेकर कई घोषणाएं की हैं। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार यूपी में लगातार बढ़ रहे जीका वायरस के मामलों पर नजर बनाए हुए है। जैसी भी स्थिति होगी हम उसका सामना करने की योजना बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ग्रीन पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग टूटने के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भाजपा शासित नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में नगर निगम का संचालन भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके पास हमेशा पैसे की कमी की शिकायत होती है, लेकिन जब पैसे मिलते हैं तो कैसे इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसका एक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहे। सीएम का हेलीकॉप्टर ककोर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान पर उतरा, जहां वह भारत सरकार सहायतित योजना फेज 3 के तहत 280 करोड़ से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज औरैया का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना, स्वयं सहायता समूह और आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। योगी आदित्यनाथ तिरंगा मैदान पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद वासियों को 280 करोड़ रुपए से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया और इसके साथ ही करीब 109 करोड़ की 12 अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। देश की राजधानी दिल्ली की जनता के लिए राहत की खबर है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने जा रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन बांटने को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इंकार करने के बाद केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं फ्री राशन योजना के बारे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी है। दरअसल राजधानी के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे में आम आदमी को 2 जून की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं इन्होंने कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय व्हील चेयर बास्केटबॉल कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 12 महिलाएं भाग ले रही हैं और जिसमें कुछ पुरानी खिलाड़ियों के साथ साथ नए खिलाड़ियों को भी जोड़ा गया है, ताकि वह अपनी प्रतिभा को निखार सकें और दुनिया में अपनी एक पहचान बना सकें।
भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक भैया दूज का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और भैया दूज को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों समेत हरियाणा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, भाई बहन के स्नेह के प्रतीक भाई दूज के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप कैटेगरी में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को वो कला गांव में जाएंगे, जहां कोविड-19 के दौरान लोग जिस तरह के तनाव से गुजर रहे हैं उससे उभारने की वो कोशिश करेंगे। कांस्य पदक विजेता शरद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। नतीजन आमजन की सोच पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए बदली है। वहीं इसका श्रेय उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में डीएपी खाद की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे किसान। फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर किसानों ने नारेबाजी की है। किसानों का कहना रहा कि फतेहाबाद के रतिया इलाके में खाद का संकट बना हुआ है। खाद की समस्या के चलते किसान गेहूं की फसल की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। डीएपी खाद की समस्या के चलते फतेहाबाद के रतिया इलाके के संजय गांधी चौक पर किसानों ने जाम लगाया। किसानों का कहना रहा कि सुबह होते ही दुकानों के बाहर किसान लाइन लगा लेते हैं, इसके बाद भी डीएपी खाद नहीं मिल पाती है। हिसार जिले के कस्बे नारनौंद पहुंचे राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा के विरोध के दौरान किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। सांसद की कार के शीशे टूट गए। धक्का मुक्की में एक किसान कुलदीप बेसुध हो गया। पुलिस ने 3 नामजद सहित 60 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसी को लेकर किसानों ने नारनौंद थाने में अनिश्चितकालीन धरना दिया और सांसद जांगड़ा, सांसद के पीए, गनमैन सहित आए अन्य लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की। इधर कांग्रेसियों ने भाई बहन के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर लिखा है, समस्त देशवासियों को भाई बहन की असीम प्रेम और स्नेह के पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी सभी देशवासियों को भाई बहन के पावन पर्व की बधाई दी है। ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ गई है और ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने पर पार्टी के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बिना किसी का नाम लिए कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। सोनीपत के गांव झरोटी में सीएम मनोहर लाल ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम के आगमन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को डीसी ललित सचिव ने अधिकारियों के साथ मिलकर झरोटी गांव का दौरा किया था। बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने के लिए क्षेत्र के किसान 31 अक्टूबर को सीएम से मिलने चंडीगढ़ गए थे और वहां पर सीएम मनोहर लाल ने 6 अक्टूबर को सोनीपत में पहुंचने का आश्वासन दिया था। सीएम मनोहर लाल के तय कार्यक्रम के अनुसार डीसी ललित शिवाज ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जैन मंदिर में जैनाचार्य राष्ट्र संत विश्व रत्न सागर सूर्य जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की और आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पिछले दिनों यहां जैनाचार्य राष्ट्र संत विश्व रत्न सागर सूर्य जी महाराज का आशीर्वाद लेने आया था। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर कवासी लखमा के निशाने पर हैं। दरअसल ऋषिकेश पहुंचे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर कवासी लखमा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। कवासी लखमा का कहना रहा कि एक महीने में 20 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर एक बार कम करने से जनता में आक्रोश कम नहीं होगा। इसी प्रकार 20 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर भी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मौके पर कैबिनेट मंत्री ने जूते पहनकर केदारनाथ मंदिर में जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दीपावली के मौके पर राजधानी दून में हुई आतिशबाजी के प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दून में दीपावली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 348 तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपावली के दिन शाम को ऋषिकेश में AQI 257 पहुंच गया। राजधानी दून में 2 जगहों घंटाघर व नेहरू कॉलोनी में AQI की निगरानी की गई। दीपावली के दिन घंटाघर में AQI 348 दर्ज किया गया, वहीं नेहरू कॉलोनी में AQI 327 दर्ज किया गया। दीपावली पर आतिशबाजी का धुआं सांस रोगियों पर भारी पड़ा। पूरे देश में भाई दूज पर्व की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, भाई बहन के परस्पर स्नेह, सम्मान और अपनत्व के प्रतीक पर्व भाई दूज के सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाई दूज के मौके पर अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने गांव जैत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। यहां उन्होंने गांव के लोगों को दीपावली और भाई दूज की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार सुबह 11:30 बजे भोपाल के हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर सीहोर जिले के बुदनी तहसील के गांव जैत पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गरीब और किसानों की बेहतरी के साथ प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके खलबली मचा दी है, जिसके बाद से दिग्विजय सिंह ने सेना की वर्दी सहित नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अब मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि भारत की गरिमा को चोट पहुंचाना दिग्विजय सिंह के लिए नई बात नहीं है। सारंग ने कहा है कि सेना की वर्दी को हिटलर शाही का पर्याय कहकर दिग्विजय सिंह ने सेना का अपमान किया है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।